बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बशर अली और आप देख रहे हैं मोबाइल 2.0। आज की जो वीडियो है वो कनाडा के एक ऐसे प्रोग्राम के मुतालिक है जो एक पायलट प्रोग्राम है, लेकिन अनकरीब ये एक परमानेंट प्रोग्राम में कन्वर्ट होने जा रहा है। ना सिर्फ यही बल्कि ये इस तरह के और भी बहुत सारे प्रोग्राम होपफुली लॉन्च होने जा रहे हैं कनाडा में। तो अगर आप इस प्रोग्राम का ओवरव्यू ले लेते हैं, इस प्रोग्राम की अंडरस्टैंडिंग आपको बन जाती है, तो आपको आने वाले हर सिमिलर प्रोग्राम की अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी होगी। और सबसे पहली चीज तो ये मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये वीडियो स्किप किए बगैर देखेंगे, एक तो आपको पूरे के पूरे प्रोग्राम की जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोग्राम क्या है और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है और आपने कैसे इसमें अप्लाई करना है। यही नहीं बल्कि मैं आपको इस प्रोग्राम के जो सारी डिटेल्स बताते हुए एंड पर जाकर एक ऐसी टिप दूंगा, एक ऐसा हिंट दूंगा और एक ऐसा लूप होल बताऊंगा जिसके थ्रू आप इंशाअल्लाह अजीज जरूर परमानेंट रेजिडेंस ले सकते हैं कनाडा में। और इवन दो कि आपकी इनिशियल अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो जाती है खुदा न खासा, तब भी आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर अल्लाह ने चाहा तो आपको परमानेंट रेजिडेंस लेने से कनाडा से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको एक ऐसा लूप होल बताऊंगा, एक ऐसा हिंट दूंगा इंशाल्लाह। तो इस वीडियो को गौर से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको ये समझ आ सके। और क्योंकि डिटेल्स इस प्रोग्राम की कुछ ज्यादा है तो मैं जल्दी से इसको ओवरव्यू देता जाऊंगा। बाकी डिटेल्स आप खुद चेक करते रहिएगा क्योंकि हर कैंडिडेट के हिसाब से चीजें डिफरेंट हैं। ये कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम का नाम है रूरल एंड नॉर्दर्न पायलट प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम में कुछ 10 से 11 कम्युनिटीज हैं जो पार्टिसिपेटिंग कम्युनिटीज हैं। उन्हीं के अंदर आप जाकर रह सकते हैं, जॉब कर सकते हैं और उन्हीं की बेस पर आप परमानेंट रेजिडेंस ले सकते हैं। तो हर कम्युनिटी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी थोड़ी बहुत सेपरेट हो सकती हैं। हर कम्युनिटी में जो ऑक्यूपेशंस हैं वो भी डिफरेंट हो सकते हैं, जो इन डिमांड ऑक्यूपेशंस हैं। तो इस वजह से मैं आपको एक जल्दी से ओवरव्यू देता हूं और साथ साथ आपको बताता जाऊंगा कि आपने क्या करना है। तो जल्दी से स्क्रीन पर चलते हैं और जाकर आपको मैं स्क्रीन पर दिखाता हूं सारी बेसिक्स। और स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। तो इस टाइम आपको स्क्रीन पर जो वेबसाइट नजर आ रही है वो canada.ca ऑफिशियल वेबसाइट है कनाडा की। और इसमें अगर आप देखें तो आपके सामने ये प्रोग्राम जो नजर आ रहा है आपको, रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट। अच्छा, इसके अब ओवरव्यू ले लेते हैं। इसमें टोटल 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट ये कि आपने जो जनरल रिक्वायरमेंट्स है कनाडा की इमिग्रेशन की वो फुलफिल करनी है और साथ ही साथ आपने उसी का सेकंड पार्ट है कि आपने जिस कम्युनिटी के अंदर जाकर रहना है या जिस कम्युनिटी की बेस के ऊपर आप अप्लाई करने जा रहे हैं, क्योंकि ये कम्युनिटी आपको नॉमिनेट करेगी। तो जिस कम्युनिटी की नॉमिनेशन के ऊपर आप जाएंगे उसकी सेपरेट रिक्वायरमेंट होगी और उसको भी आपने फुलफिल करना है। ये एक पॉइंट कंप्लीट हो गया। इसके 2 पार्ट थे। सेकंड पॉइंट जो वो आपका, वो आपने एक एलिजिबल जॉब ढूंढनी है। और वो जॉब कहां ढूंढनी है, वो भी उसी कम्युनिटी में जॉब होनी चाहिए जिस कम्युनिटी में जाकर रहना चाहते हैं और जिस कम्युनिटी से आपने इंडोर्समेंट ली है यानी कि नॉमिनेशन ली है। जब आपको जॉब मिल जाती है तो थर्ड पर आपने क्या करना है कि आपने जब जॉब ढूंढ लिया तो आपने फिर नॉमिनेशन के लिए कम्युनिटी में अप्लाई करना है, यानी कि रिकमेंडेशन के लिए अप्लाई करना है। तो कम्युनिटी आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस करेगी और फिर नॉमिनेट कर देगी आपको या रिकमेंड कर देगी। तो फिर 4th पॉइंट पर आप जाकर परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर देंगे IRCC में, यानी कि कनाडा की ऑफिशियल जो इमिग्रेशन का इदारा है उसमें। तो ये 4 पॉइंट्स हैं। और इसके साथ जो 5वां पॉइंट है वो ये कि जब आप एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं परमानेंट रेजिडेंस की तो फिर आपके पास एक ऑप्शन ये होता है कि आप फौरी तौर पर, क्योंकि परमानेंट रेजिडेंस की एप्लीकेशन जब आप फाइल करते हैं तो हो सकता है वो 1 साल ले या 2 साल ले या ज्यादा या कम वक्त ले, सेम टाइम पर आप एलिजिबल हो जाते हैं वर्क परमिट अप्लाई करने के। और अगर आप वर्क परमिट ले लेते हैं तो आप फौरी तौर पर मूव कर जाते हैं कनाडा और कनाडा जाकर अपनी लाइफ स्टार्ट कर देते हैं, अपनी जॉब स्टार्ट कर देते हैं। और ये जो वर्क परमिट है ये ऑप्शनल होता है, आप लेना चाहें तो लें, अगर आप वेट करना चाहें तो वेट कर सकते हैं। लेकिन अब आपको मैं बताता हूं कि यही जो ऑप्शन है इसी का लिंक है उस टिप के साथ जो मैं आपको एंड पर जाकर दूंगा। यही एक लूप होल आपके पास बचता है और इसी लूप होल को यूज करके आप कनाडा में जाकर सेटल होंगे इंशाल्लाह। तो अभी मैं आपको बाकी चीजें बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कम्युनिटीज हैं, हो सकता है आप लोग इससे कंफ्यूज हो रहे हो, तो कम्युनिटीज
जो है वो एक्चुअली कुछ आप सादा लफ्जों में ये समझ लें कि कुछ एरियाज हैं। हर प्रोविंस में कोई एक स्पेसिफिक एरिया है, उसको उन्होंने कम्युनिटी का नाम दिया हुआ, और उस स्पेसिफिक एरिया में ही आप जाकर जॉब ढूंढेंगे और वहीं पर आप जाकर रहेंगे, और आप उस कम्युनिटी को ये यकीन दिलाएंगे कि मैं इसी कम्युनिटी में रहना चाहता हूं या चाहती हूं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि उस कम्युनिटी में जॉब कैसे ढूंढनी है, तो वो भी आपको मैं बताऊंगा। सारा कुछ आपके सामने अभी इंशाल्लाह आपको शो करवाऊंगा। तो अब आप सामने अगर देखें तो आपके सामने यहाँ पर पार्टिसिपेटिंग कम्युनिटी की लिस्ट आ गई है, और इसमें जो है ON के साथ जो है वो ON मीन्स ओंटारियो एक प्रोविंस है। ये सारे के सारे जितने भी यहाँ पर कम्युनिटीज हैं वो डिफरेंट प्रोविंस में से एक कम्युनिटी है। और ON के साथ अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 जो है वो कम्युनिटीज जो है वो ON यानी कि ओंटारियो की हैं। 5 कम्युनिटीज ओंटारियो से हैं। उसके बाद MB यानी कि मैनिटोबा, और 2 कम्युनिटीज जो है वो मैनिटोबा से हैं। और उसके बाद SK यानी कि सस्कैचुअन, एक कम्युनिटी सस्कैचुअन से है। AB यानी कि अल्बर्टा, एक कम्युनिटी जो है वो अल्बर्टा की है। और उसके बाद जो 2 लास्ट में कम्युनिटीज हैं वो है ब्रिटिश कोलंबिया से। तो ये इस तरह से ये 11 कम्युनिटीज टोटल हैं। और सामने अगर आप देखें, इस टाइम मैंने स्क्रॉल किया और आपको हर कम्युनिटी की वेबसाइट नजर आ रही है। तो हर कम्युनिटी की वेबसाइट बनी हुई है और इसके ऊपर आप जाकर कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट्स देख सकते हैं। और हर कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट अलग से है, इसलिए आपको हर कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट चेक करनी पड़ेगी अलग से। तो यहाँ पर IRCC की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हम चेक कर लेते हैं सबसे पहले। तो उसमें जब हम आते हैं तो यहां से आपको पूछेगा कि क्या आप पहले से अप्लाई कर चुके हैं इस प्रोग्राम में। अगर आपने पहले से अप्लाई नहीं किया हुआ तो आप नो कर देंगे उसको, और नो करने के बाद आपके लिए सेपरेट जो है वो ऑप्शंस ओपन होंगी। अगर आपने पहले से अप्लाई किया हुआ तो फिर आप यस करेंगे, तो हम इसको नो कर देंगे। और हमारे पास यहाँ पर ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स ओपन हो गई हैं। सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है क्वालिफाइंग वर्क एक्सपीरियंस, तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये क्या है रिक्वायरमेंट वर्क एक्सपीरियंस की। अगर आप सामने देखें तो आपके पास 1 साल में फुल टाइम आपका 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस मिनिमम होना चाहिए, और ये मोस्ट ऑफ द कैनेडियन प्रोग्राम्स में इतनी ही रिक्वायरमेंट आजकल है। और या फिर आपके पास 1560 घंटे होने चाहिए पिछले 3 साल में। तो आपने पिछले 3 साल में या तो 1 साल फुल टाइम वर्क किया हो 1560 घंटे, या फिर आपने 3 साल में के अंदर 1560 घंटे पार्ट टाइम वर्क किया हो, तो आपकी ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। सेकंड पे हमारे पास है हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम द स्पेसिफिक कम्युनिटी। तो आपने अगर उसी कम्युनिटी से पब्लिकली फंडेड यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आपने कोई ग्रेजुएशन किया है तो फिर आपके लिए है। तो हम उसके ऊपर अभी डिटेल से बात नहीं कर रहे। अगर आप कोई ऐसे व्यूअर हैं जो ऑलरेडी कनाडा में मौजूद हैं और वो ये इस प्रोग्राम में इंटरेस्ट रखते हैं और अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो इस ऑप्शन को जाकर अपनी रिक्वायरमेंट्स चेक कर सकते हैं। हम नेक्स्ट पे चलेंगे जो कि है लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स। और लैंग्वेज रिक्वायरमेंट बहुत ही नॉमिनल सी हैं, कोई टफ रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अंदर आपके टीयर्स बनाए हुए हैं उन्होंने, टीयर 0 1 2 3 4 5, और इसके हिसाब से लैंग्वेज जो रिक्वायरमेंट है वो CLB 4 5 6 यहां तक है। तो अभी हम लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स के ऊपर क्लिक करते हैं और वहां पर जाकर चेक करते हैं। ये देखें आपके सामने टीयर 0 और 1 के लिए CLB 6 चाहिए, टीयर 2 एंड 3 के लिए CLB 5 चाहिए, टीयर 4 एंड 5 के लिए CLB 4 चाहिए। तो अभी मैं आपको CLB का जो इक्वलेंसी है IELTS के साथ, क्योंकि ज्यादातर IELTS यूज होता है, यहाँ पर लोग IELTS करते हैं, तो IELTS के साथ इसकी जो CLB की इक्वलेंसी है वो भी दिखाता हूं। वैसे इन जनरल मैं आपको बता देता हूं कि CLB जो 4 है वो IELTS का 4 या 4.5 की इक्वलेंट है, और CLB जो 5 है वो IELTS के 5 के बराबर है, और CLB 6 जो है वो IELTS के 5.5 के बराबर है इन जनरल। तो अभी मैं आपको इसका जो है वो टेबल भी शो करवा देता हूं जिसके अंदर CLB और IELTS की इक्वलेंसी दिखाई गई है। ये जो टेबल आपको इस टाइम नजर आ रहा है ये IELTS का टेबल है जनरल ट्रेनिंग का, और इसकी जो फर्स्ट लाइन है इसके अंदर CLB लेवल है, और बाकी रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और जो स्पीकिंग के आगे 4 कॉलम है वो सारे के सारे IELTS के बैंड शो कर रहे हैं। तो अगर आप इसको देखें तो नीचे जो सबसे नीचे है वो 4 CLB जो है उसके अंदर रीडिंग 3.5 और राइटिंग 4 और लिसनिंग 4.5, और इसी तरह से जो स्पीकिंग है वो भी 4 है। तो ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो 4 बैंड IELTS के बनेंगे, और 4 बैंड ही बनते हैं CLB की। उसके ऊपर 5 जो है वो CLB 5 जो है वो
ओवरऑल 5 बैंड आइल्स के बनते हैं, उसके ऊपर 6 जो CLB है वो ओवरऑल 5.5 बनते हैं आइल्स के। तो ये 5.5 बैंड्स या 6 तक भी बहुत इजी है। थोड़ी सी अगर आप मेहनत करें तो आप आराम से ये लैंग्वेज रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है इसमें। यहां पर आ गई हमारे पास एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो कैनेडियन एजुकेशन क्रेडेंशियल्स है। अगर आप कनाडा में है, ऑलरेडी इंटरनेशनल स्टूडेंट है, तो फिर आपको उसको चेक करना पड़ेगा, या आपको ये जो ECA है वो नहीं करवाना पड़ेगा। अगर आप कनाडा से बाहर से हैं तो आपको ECA करवाना पड़ेगा। और ECA क्या है, जो एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट कहते हैं इसको, और इसके नीचे ये डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशंस बता दी गई हैं 5। इन 5 में से आप किसी से भी जाकर अपने जो एजुकेशन क्रेडेंशियल्स हैं उसको इक्विवेलेंसी ले सकते हैं। आप इनकी वेबसाइट जाकर चेक करें और ECA के लिए अप्लाई करें। कुछ थोड़ी सी नॉमिनल सी फी होगी, वो पे करें, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, तो वो आपको कैनेडियन एजुकेशनल जो है वो क्रेडेंशियल के हिसाब से वो ECA एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट करके तो आपका ECA स्कोर बता देंगे कि आपकी कैनेडियन इक्विवेलेंसी क्या बनती है। उसके नीचे है जी सेटलमेंट फंड्स। तो फंड्स जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप फंड्स की वजह से PR के लिए अप्लाई नहीं करते किसी भी कंट्री में, तो ये स्ट्रीम आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर फंड्स की रिक्वायरमेंट्स बहुत लो है। तो ये गोल्डन चांस है आपके लिए अप्लाई करने में। तो ये नीचे जो लिंक है इसके ऊपर क्लिक करें, फाइंड आउट मोर अबाउट सेटलमेंट फंड्स। तो आपको मैं आगे जाकर टेबल शो करवाता हूं। उसमें उस टेबल में आपको बताया गया है कि किस, अगर आपके फैमिली मेंबर जो है 1 2 3 4 5 अप टू 7 या 7 से ज्यादा है तो आपको कितना फंड चाहिए। वहां पर जाने के लिए यहां पर फिर आपको पूछा गया कि क्या आपने पहले से अप्लाई कर चुके हैं, यस और नो। हम नो पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हमारे पास नीचे ये टेबल आ जाएगा। तो इस टेबल में 1 2 3 से लेकर 7 तक है और 7 से ज्यादा, और आगे उसकी अमाउंट बताई गई है कि अगर आप एक बंदा मूव कर रहा है, एक बंदा जाना चाह रहा है तो फिर कितना फंड चाहिए, अगर 2 जा रहे हैं तो फिर कितना चाहिए, 2 या उससे ज्यादा, हर एक बंदा जैसे बढ़ता जाएगा उसमें। तो यहां पर आपके सामने है जी कैनेडियन डॉलर्स में ये अमाउंट है। 2367 एक बंदे के लिए है, 2947 2 बंदों के लिए, 3623 ये 3 अगर लोग हैं, और 4399 4 और 4989 यानी कि मैक्सिमम $5000 आपके 5 लोगों के लिए है। तो ये अमाउंट कुछ भी नहीं है, नॉमिनल सी अमाउंट है। लेकिन एक पॉइंट यहां पर गौर से सुन लें कि अगर आपके 5 लोग फैमिली मेंबर हैं और अगर सिर्फ एक बंदा भी जा रहा है तो भी आपको 5000 शो करवाने पड़ेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़हन में रखिएगा। अच्छा जी, इसके नीचे हमारे पास है इंटेंट टू लिव इन द कम्युनिटी। तो आपने ये यकीन दिलवाना है कम्युनिटी को भी और साथ ही साथ IRCC को। जब आपने परमानेंट रेजिडेंस की एप्लीकेशन डालनी है तो आपने ये इंश्योर करवाना है उसको कि मैं इस कम्युनिटी में ही रहना चाहता हूं या चाहती हूं, और मेरा यही प्लान है कि मैं इसी कम्युनिटी में रहूं और यहीं पर सेटलमेंट अख्तियार करूं और यहीं पर ग्रो करूं और इस कम्युनिटी को ग्रो करने में हेल्प आउट करूं और यहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करूं ताकि इस कम्युनिटी की बेहतरी हो सके। उसके बाद है हमारे पास कम्युनिटी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। और कम्युनिटी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स जो है वो हर कम्युनिटी की सेपरेट है, और आप जिस कम्युनिटी में जाकर रहना चाहते हैं उसकी वेबसाइट पर जाएं और उस कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट्स को चेक कर लें। अभी हम एक कम्युनिटी ओपन कर लेते हैं। मूज जो कम्युनिटी है सस्केचुअन की, उसकी वेबसाइट पर आ गए हैं। यहां पर अगर आप देखें तो इनटेक शेड्यूल है, वो भी आप चेक कर सकते हैं, और एप्लीकेंट्स और एम्प्लॉयर्स का 2 ऑप्शन है। हम एप्लीकेंट्स को क्लिक कर लेते हैं और उसके बाद ये देखें अगर आपके सामने, तो ये मैप के ऊपर एक एरिया शो करवा दिया हुआ है ऑरेंज कलर में। तो इस एरिया के अंदर अंदर आपने जॉब सर्च करनी है। आप चाहे कनाडा जॉब बैंक कनाडा से सर्च कर लें, सेस जॉब यानी कि सस्केचुअन की जो अपनी वेबसाइट है वहां से, या किसी भी आप जॉब बोर्ड से आप जॉब सर्च कर लें, लेकिन इस एरिया के अंदर अंदर होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो जॉब सीकर के लिए ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है और नीचे बताया गया कि हाउ टू अप्लाई, और ये सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हर कम्युनिटी की सेपरेट है, इसलिए मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। आप जिस कम्युनिटी में इंटरेस्टेड हैं, जिस कम्युनिटी में जाकर रहना चाहते हैं, उस कम्युनिटी की वेबसाइट पर जाएं और वहां पर जाकर ये रिक्वायरमेंट्स चेक कर लें। अगर आप टॉप पे देखें तो ये 3 लाइंस जो है ये मेन्यू बार है, इसको ओपन करें और एप्लीकेंट्स के ऊपर अगर क्लिक करें तो नीचे 2 ऑप्शंस हैं, जॉब ऑफर्स और प्रायोरिटी ऑक्यूपेशंस। सबसे पहले हम प्रायोरिटी ऑक्यूपेशंस को क्लिक करते हैं और चेक करते हैं कि प्रायोरिटी ऑक्यूपेशंस कौन कौन से हैं। तो यहां पर एक हमारे पास नेशनल ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन टियर 0 1 2 3 के साथ एक पूरा का पूरा ड्रॉप डाउन मेन्यू दे दिया है।
फर्स्ट को क्लिक करें, टीयर 0 को। उसके अंदर डिटेल मैनेजर, रेस्टोरेंट एंड फूड सर्विस और कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स, ये सारे मैनेजरियल लेवल के हैं, इसलिए इनको टॉप पर रखा गया है। और ये समझ लें कि 0, 1, 2, 3 इस तरह टॉप टू बॉटम है। और नेक्स्ट जो है टीयर 1, 2, 3, 4, 5, इनको 1 बाय 1 आप चेक करते जाएं। इसमें जैसे देखें मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर, इंफॉर्मेशन सिस्टम स्पेशलिस्ट, इस तरह के सारे ये ऑक्यूपेशंस हैं। इसमें आपको एक और चीज पता चल जाएगी कि क्या आपका ऑक्यूपेशन प्रायोरिटी ऑक्यूपेशंस की लिस्ट में से किसी एक भी में भी मौजूद है। अगर है तो आपको एक और बेनिफिट ये मिल जाएगा कि ये एक शॉर्टेज ऑक्यूपेशन की लिस्ट आप इसको समझ लें और उसके अंदर आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि ये प्रायोरिटी ऑक्यूपेशन लिस्ट है। तो आपको यहां पर एक्स्ट्रा बेनिफिट या एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। फिर हम वहीं पर जाते हैं और एप्लीकेशंस में जाकर जॉब ऑफर्स पर क्लिक करते हैं। तो यहां पर आपके अगर आप टॉप पर देखें तो जॉब अपॉर्चुनिटीज के नीचे लिखा हुआ है क्वालिफाइंग जॉब्स। तो ये जो जॉब्स यहां पर इस वेबसाइट के ऊपर मेंशन है, ये क्वालिफाइंग जॉब्स हैं, यानी कि इस प्रोग्राम में क्वालिफाई करती हैं। ये ऑलरेडी इन्होंने बता दिया है, कम्युनिटी ने खुद आपको बता दिया है। तो नीचे जब हम जाएंगे तो करंट अपॉर्चुनिटीज के अंदर आप देखें तो ये सारी की सारी आपके साथ सामने जॉब पोस्ट नजर आ रही हैं। कारपेंटर, कंस्ट्रक्शन और ये कुक और शेफ और हर तरह की जॉब्स हैं। स्टोर कीपर, फूड सर्विस सुपरवाइजर, हर तरह की मैनेजरियल लेवल से लेकर नीचे तक हर तरह की जॉब्स मौजूद है। किसी भी एक जॉब को आप ओपन करें, लिंक को, उसकी डिस्क्रिप्शन को चेक करें, नीचे बॉटम पर ईमेल आईडी होगा, उसके ऊपर अपना आप कवर लेटर और सीवी सेंड कर दें। अभी हम वापस चलते हैं और जाकर मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पर हमारे पास जो है ये अगर आप देखें तो ये मेन्यू है इस प्रोग्राम का। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑप्शंस हैं। 1 में है जी अबाउट द पायलट, ये हम ओवरव्यू ले चुके हैं। 2 में है जी हु कैन अप्लाई, जिसके अंदर सारी रिक्वायरमेंट्स थी। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स IRCC की हम देख चुके हैं और कम्युनिटी बेस्ड रिक्वायरमेंट्स आप खुद चेक करेंगे। थर्ड पे फाइंड अ जॉब, तो फाइंड आपने जॉब कहां से करनी है, वो भी कम्युनिटी की वेबसाइट से आपको मिल जाएगी, वो भी क्वालिफाइंग जॉब मिल जाएगी। उसके बाद है अप्लाई फॉर कम्युनिटी रिकमेंडेशन, तो जब आपको जॉब मिल जाती है उस कम्युनिटी में तो फिर आप अप्लाई करते हैं कम्युनिटी में रिकमेंडेशन लेटर के लिए। कम्युनिटी आपकी एप्लीकेशन को असेस करती है और उस एप्लीकेशन को असेस करने के बाद अगर उनको लगता है कि जी आपकी एप्लीकेशन उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है तो आपको रिकमेंडेशन लेटर मिल जाता है। और जैसे ही ये रिकमेंडेशन लेटर मिलता है तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं टू अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंस, यानी कि 5th पॉइंट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो फिर आप अप्लाई करते हैं परमानेंट रेजिडेंस के लिए IRCC में, और जैसे ही आप एप्लीकेशन डालते हैं एट द सेम टाइम और आफ्टर द सबमिशन ऑफ योर एप्लीकेशन आप एलिजिबल हो जाते हैं वर्क परमिट के लिए, जो कि आपका 6 पॉइंट है। और अगर आप उसके साथ देखें तो वर्क परमिट है ऑप्शनल। तो इन सम केसेस आप IRCC से कंफर्म भी कर सकते हैं कि क्या आप अपनी परमानेंट रेजिडेंस की जो एप्लीकेशन डालेंगे उसके साथ ही आप वर्क परमिट की एप्लीकेशन भी सबमिट कर सकते हैं। तो अगर आप सबमिट कर सकते हैं तो आपके लिए इतना जबरदस्त चांस ये है कि क्योंकि PR का जो टाइम है वो नॉर्मली 1 ईयर या उससे कम या उससे ज्यादा 2 साल भी लग सकते हैं, शायद इन रेयर केसेस ज्यादा भी हो सकता है। तो आप अगर यहीं पर रहकर अपने कंट्री में रहकर वेट करना चाहें तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फौरी तौर पर मूव करना चाहते हैं तो आप फौरन वर्क परमिट लें और मूव कर जाएं कनाडा। और वहां पर जाकर क्योंकि आपके पास जॉब ऑफर ऑलरेडी होगी, आप अपनी जॉब स्टार्ट करें और अपने लाइफ स्टार्ट कर दें उस कम्युनिटी के अंदर। तो अब आपको मैं बताता हूं कि ये टिप जो आपको मैंने दी थी कि ये वर्क परमिट जो ऑप्शनल है इससे रेलेवेंट आपके पास कौन सा हिंट है, कौन सी टिप है और वो कौन सा लूप होल है जिसको आप यूज करके आप परमानेंट रेजिडेंस हो सकते हैं कनाडा में, और वो भी हर हाल में इंशाल्लाह। अगर अल्लाह ने चाहा तो आपको फिर वहां से कोई नहीं निकाल सकता। वो लूप होल क्या है, अब गौर से सुनिएगा। जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं PR की तो आपको ऑप्शनल वर्क परमिट के लिए अप्लाई करने का एलिजिबिलिटी आपको मिल गई। आपने वर्क परमिट अप्लाई किया, आपने वर्क परमिट लिया और आप मूव हो गए कनाडा। तो अब आपको 1 ईयर का वर्क परमिट मिला है। अगर तो आपकी विद इन 1 ईयर आपकी परमानेंट रेजिडेंस एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट हो गई, अप्रूव हो गई, तो गुड, वेल एंड गुड। अगर उसको टाइम ज्यादा लग जाता, 2 साल लग जाते हैं, तो आपके पास तब तक 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस आ चुका होगा कनाडा का।
तो अगर खुदा ना खास्ता, पहली बात तो यह कि कम्युनिटी बेस्ड जो प्रोग्राम्स होते हैं और जब आप वहां तक पहुंच जाते हैं तो आपका 99.99% चांसेस होते हैं कि आपकी एप्लीकेशन पीआर की अप्रूव हो जाएगी। और अगर जस्ट इन केस आपका कोई डॉक्यूमेंट जो है वो सही नहीं है या किसी भी रीजन से आपकी पीआर की एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाती है खुदा ना खास्ता, तो तब तक एक तो आप खुद 1 साल से ज्यादा वहां पर काम कर चुके होंगे और आप एलिजिबल हो जाएंगे कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास की बेस के ऊपर अप्लाई करने के पीआर। और दूसरी चीज ये कि आपके जो स्पाउस होंगे, हस्बैंड या वाइफ, वो ओपन वर्क परमिट पर आपके साथ जाएंगे और वहां जाकर किसी भी तरह की जॉब वो करने के एलिजिबल हैं और वो करेंगे। उनको आप जरूर जॉब करवाएं एटलीस्ट 1 साल, और 1 साल जब उनका कंप्लीट हो जाए तो अगर खुदा ना खास्ता आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाए तो फिर आप उनकी एप्लीकेशन सबमिट कर दें कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास की बेस पर, और फिर आप उनकी एप्लीकेशन की बेस पर आपको ओपन वर्क परमिट मिल जाएगा। तो इस तरह कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास की बेस पर भी मैक्सिमम चांसेस हैं पीआर अप्रूव होने के, जिसमें बहुत ही कम चांस होता है रिफ्यूजल का। तो इस तरह से आप इंशाअल्लाह अज़ीज इस बेस को यूज करके कनाडा में परमानेंट रेजिडेंस ले सकते हैं हर सूरत, अगर अल्लाह ने चाहा तो। और अगर आपकी किस्मत ने साथ दिया तो अगर कोई बहुत ही अजीबो गरीब किस्म की सिचुएशन आपके साथ ना पेश आए तो आपको वहां से कोई निकाल नहीं सकता इंशाअल्लाह। तो ये एक बहुत बड़ा लूप होल है। आपने सिर्फ इतना करना है कि एक जॉब सिक्योर करनी है किसी एक कम्युनिटी में, और उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर लेकर आपने एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है आईआरसीसी में, उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के बाद, तो बस आपका काम कंप्लीट समझे। तो इंशाल्लाह ये आपको सेटल होने में बहुत मदद देगा ये लूप होल। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और सदका जारिया समझकर इस वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करें, ताकि अगर आपके एक शेयर से किसी का भला हो जाए, किसी की लाइफ बन जाए, किसी का फ्यूचर सिक्योर हो जाए, तो आपको भी उसका स्वाब मिलता रहे। अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलती है और आपकी सपोर्ट भी मिलती है। बहुत मेहनत होती है आपके लिए ये अपॉर्चुनिटीज सर्च करने में, ढूंढ के लाने में और आप तक पहुंचाने में। तो अगर आप इसको लाइक शेयर कर दिया करें और सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके थोड़ी हौसला अफजाई कर दिया करें तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे जरूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी एक नई वीडियो में किसी नई अपॉर्चुनिटी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।